अस्सलाम वालेकुम गाइस, दुआगो है विद द न्यू वीडियो। और ये न्यू वीडियो भी आपको पता ही है कि जासूसी अदब के हवाले से है और हम नावल्स पढ़ रहे हैं जी। इब्न सफ़ी के, और इब्न सफ़ी का जो पहला नावल है दिलेर मुजरिम, वो हम काफ़ी पढ़ चुके हैं, बिल्कुल एंड पे आ चुका है। मैं आपको उसकी रिकैप दे दूं कि दिलेर मुजरिम में ये हुआ था कि एक डॉक्टर शौकत हैं जिनकी वालदा थी, मुंह बोली वालदा थी, उनकी एक्चुअल वालदा नहीं थी, लेकिन उनकी जो माँ थी सबिता देवी, उनका कत्ल हो चुका था और उनका कत्ल की जो इन्वेस्टिगेशन है वो कर्नल फरीदी के ज़िम्मे आई। कर्नल फरीदी इस सिलसिले में राजरूप नगर गए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए नवाब वजाहत मिर्ज़ा की हवेली में। वहाँ पर नवाब वजाहत मिर्ज़ा के अलावा नवाब सलीम मिर्ज़ा से मुलाकात हुई। नवाब सलीम मिर्ज़ा ये वो था इंसान जिसने नवाब वजाहत मिर्ज़ा को मारने की कोशिश की और नवाब वजाहत मिर्ज़ा को सुई जहरीली सुइयों से मारने की कोशिश की। और कर्नल फरीदी ने पहले उसको पकड़ा और उसके बाद वो फ़रार हो गया था, और फ़रार होने के बाद उसने ये कोशिश की तो कर्नल फरीदी ने उस दौरान उसे शॉट डाउन कर दिया। अब है जी एक लास्ट चैप्टर जो है वो दिलेर मुजरिम का, और उसका नाम है जी इंकशाफ। तो हम जो है वो विदाउट टाइम ज़ाया किए लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ चलते हैं। मैं चलूँगा लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और आपने रहना है मेरे साथ, सिर्फ सुनना है मुझे। और ये जो है इंकशाफ, तो इंकशाफ जो है वो एक लास्ट इनका जो चैप्टर है तो वो हम स्टार्ट करने लगे हैं। सो बिस्मिल्लाह करके हम इसको स्टार्ट करते हैं जी। इंकशाफ। एक हफ्ते बाद नजमा और डॉक्टर शौकत कोठी के पाए बाग में चहलकदमी कर रहे थे। ओफो किस कदर शरीर हो तुम नजमा। ओके। शौकत ने कहा, आखिर बेचारे मालियों को ख्वार करने से क्या फ़ायदा। क्या ये क्यारियाँ जो तुमने बिगाड़ दी हैं, माली उसका गुस्सा किसी के ऊपर उतारेंगे। मैंने इसलिए बिगाड़ी हैं ये क्यारियाँ कि मैं तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहती हूँ। क्या मतलब, डॉक्टर शौकत ने कहा। यही कि तुम इनका ऑपरेशन करके इन्हें ठीक कर दो, नजमा ने शौकी से कहा। इन्हें तो नहीं, लेकिन शादी हो जाने के बाद मैं तुम्हारा ऑपरेशन करके तुम्हें बंदरिया ज़रूर बना दूंगा। शादी, बहुत खूब। गालिबन तुम ये समझते हो कि मैं सचमुच तुमसे शादी कर लूँगी। तुम करो या ना करो, लेकिन मैं तो कर ही लूँगा। तो मुझे बंदरिया बनाने से क्या फ़ायदा। क्यों ना तुम्हारे लिए एक बंदरिया पकड़ ली जाए, ऑपरेशन की जहमत से बच जाओगे। अच्छा ठहरो, बताता हूँ। हेलो भाई अफरीदी, आओ आओ, तुम्हारा ही हम इंतज़ार कर रहे थे। फरीदी और हमीद कार से उतर रहे थे। नवाब साहब का क्या हाल है, फरीदी ने शौकत से हाथ मिलाते हुए कहा। अच्छे हैं, तुम्हें याद कर रहे थे। आओ चलो अंदर चलें। नवाब साहब गाँव तकिए से टेक लगाए अंगूर खा रहे थे। फरीदी को देखकर बोले, आओ आओ मियाँ फरीदी, मैं आज तुम्हें ही याद कर रहा था। मैंने इस वक्त तुम्हें देखा था जब मुझे बोलने की इजाज़त न थी। आजकल तो तुम मेरे बेटे पे आजकल तो मेरे बेटे का हुक्म मुझ पर चल रहा है। नवाब साहब ने शौकत की तरफ प्यार से देखते हुए कहा। आपको अच्छा देखकर मुझे इंतहाई मुसरत है, फरीदी ने सोफे पर बैठे हुए कहा। थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद नवाब साहब ने कहा, फरीदी मियाँ, तुम्हें इस बात का इल्म क्यों कर हुआ कि शौकत मेरा बेटा है। मैं दास्तान का बकिया हिस्सा आपकी ज़ुबानी सुनना चाहता था, फरीदी ने कहा। नहीं भाई, पहले तुम बताओ। मेरी कहानी ज़्यादा लंबी नहीं, सिर्फ 2 लफ्ज़ों में ख़त्म हो जाएगी। जब मैं पहली बार सलीम से रिपोर्टर के भेस में मिला था, उस वक्त मैंने आपके वालिद माजिद की तस्वीर देखकर अंदाज़ा लगा लिया था कि इस कोठी का कोई फ़र्द डॉक्टर शौकत को क्यों कत्ल करना चाहता है। शौकत की शक्ल सूरत हूबहू नवाब मरहूम के वालिद से मिलती है, लेकिन मुझे हैरत है कि जिस बात का इल्म डॉक्टर शौकत को नहीं था, उसका इल्म सलीम को कैसे हुआ। गालिबन मैं बेहोशी के दौरान बहुत कुछ बक गया हूँगा। मुझे मालूम हुआ कि सलीम ज़्यादा मेरे करीब ही रहता था। फरीदी मियाँ, ये एक बहुत ही पर पुरदर्द दास्तान है। मैं तुम्हें शुरू से सुनाता हूँ। शौकत की माँ हमारे ख़ानदान की न थी, लेकिन वो किसी निचले तबके से भी ताल्लुक़ में रखती थी। उनमें सिर्फ इतनी ख़राबी थी कि उनके वालिदैन हमारी तरह दौलतमंद न थे। दोनों एक दूसरे को बेहद चाहते थे, लेकिन वालिद मरहूम के डर से खुल्लम खुला शादी नहीं कर सकते थे, लिहाजा हमने छुप कर शादी कर ली। 1 साल के बाद शौकत पैदा हुआ, लेकिन इसकी पैदाइश के 6 माह बाद ही वो एक मोहलिक मर्ज़ में मुब्तला हो गई। इस हालत में 2 साल तक जिंदा रही। उनकी ख्वाहिश थी कि वो अपने बेटे को जागीरदाराना माहौल से अलग रखकर आला तालीम दिलाएं।
वो एक रहमदिल खातून थी, वो चाहती थी कि उनका बेटा डॉक्टरी की तालीम हासिल करके खिदमत खल्क करे। ये उनका ख्याल था और बिल्कुल दुरुस्त था कि जागीरदाराना माहौल में पले हुए बच्चे के दिल में गरीबों का दर्द कतई नहीं हो सकता। जब वो दम तोड़ रही थी तो उन्होंने मुझसे वादा ले लिया कि इस वक्त तक मैं शौकत पर यह बात ज़ाहिर न करूं जब तक वो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक एक अच्छे किरदार का मालिक ना हो जाए। फिर उन्होंने शौकत को सबीता देवी के सपुर्द कर दिया। मैं खुफिया तौर पर सबीता देवी की मदद किया करता था। खुदा जन्नत नसीब करे, उसे बड़ी खूबियों की मालिक थी। आखिरकार उसने शौकत के लिए जान दे दी। शौकत की माँ के इंतकाल के बाद मेरा दिल टूट गया और फिर मैंने दूसरी शादी नहीं की और दुनिया यही समझती रही कि मैं सारी ज़िंदगी कमा ही रहा। नवाब साहब ने फिर शौकत और नजमा की तरफ प्यार भरी नज़रों से देख कर कहा, अब मेरी ज़िंदगी में फिर से बहार आ गई है। ए खुदा, ए खुदा। उनकी आवाज़ गुलुकीर हो चुकी थी और उनकी आंखों में आंसू छलक पड़े। फरीदी मियाँ, नवाब साहब बोले, इस सिलसिले में तुम्हें जो परेशानियाँ उठानी पड़ी हैं उनका हाल मुझे मालूम है। बखुदा मैं तुम्हें शौकत से कम नहीं समझता। तुम मुझे इतने ही अजीज़ हो जितने कि शौकत और नजमा। बुजुर्गाना शफ़क़त है आपकी, फरीदी ने सर झुका कर आहिस्ता से कहा। हाँ भाई, वो बेचारे प्रोफेसर का क्या हुआ? क्या वो किसी तरह रिहा नहीं हो सकता? नवाब साहब बोले। तावक्ते कि वो कोकेन फरेशों का गिरोह गिरफ्तार न हो जाए, ज़मानत भी नहीं हो सकती, फरीदी ने कहा, लेकिन मैं उसे बचाने की हत्तुल इम्कान कोशिश करूँगा। अच्छा भाई, अब तुम लोग जाकर चाय पियो। अरे हाँ, एक बात मैं भूल ही गया, अगले महीने शौकत और नजमा की शादी हो रही है। नवाब साहब ने नजमा और शौकत को देखते हुए कहा। अभी से कह देता हूँ फरीदी मियाँ कि तुम्हें हमीद साहब को शादी से एक हफ्ता कबल ही छुट्टी लेकर यहाँ आ जाना पड़ेगा। ज़रूर ज़रूर, फरीदी ने दोनों की तरफ देखते हुए कहा। मुबारक हो। नजमा और शौकत ने शर्मा कर सर झुका लिया। थोड़ी देर के बाद चारों ड्राइंग रूम में बैठे चाय पी रहे थे। भाई फरीदी, तुम कब शादी कर रहे हो? डॉक्टर शौकत ने चाय का घूंट लेकर प्याली मेज़ पर रखते हुए कहा। किसकी शादी? फरीदी मुस्कुरा कर बोला। अपनी भाई। ओह, मेरी शादी? फरीदी ने हंसकर कहा। सुनो शौकत मियाँ, अगर मेरी शादी होती तो तुम्हारी शादी की नौबत ना आती। अच्छा जी, वो कैसे? सीधी सी बात है, अगर मेरी शादी हो गई होती तो मैं बच्चों को दूध पिलाता या सुराग रसानी करता। मेरा ज़ाती ख्याल है कि कोई भी शादीशुदा शख्स कामयाब जासूस नहीं हो सकता। तब तो मुझे भी इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, मैं शादी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। डॉक्टर ने अपनी मासूमियत से कहा और सब हंसने लगे। तो फिर क्या तुम सारी ज़िंदगी कुंवारे ही रहोगे? शौकत ने कहा। इरादा तो यही है, फरीदी ने सिगार सुलगाते हुए कहा। भाई तुम बुरी तरह सिगार पीते हो, तुम्हारा फेफड़ा बिल्कुल स्याह हो गया होगा। डॉक्टर शौकत ने कहा। अगर सिगार ना भी पीऊँ तो फिर ज़िंदगी में रह ही क्या जाएगा? तो ये कहिए कि सिगार ही शरीक ज़िंदगी है। नजमा हंस कर बोली। हमीद कहका मार कर हंसने लगा। बकिया लोग सिर्फ मुस्कुरा कर रह गए। हालांकि ये कोई ऐसा पुरमजाक जुमला नहीं था, लेकिन फरीदी हमीद की आदत से वाकिफ था। वो औरतों के फूहड़ जुमलों पर खूब महसूस हुआ करता था। हाँ भाई फरीदी, ये बताओ कि तुम मरे किस तरह थे? ये मुझे आज तक मालूम ना हो सका। डॉक्टर शौकत ने पूछा। ये एक लंबी दास्तान है, लेकिन मैं मुख्तसरन बताऊंगा। मुझे शुरू ही से सलीम पर शुबा था, लेकिन मैंने शुरू ही से एक बुनियादी गलती की थी जिसकी बिना पर मुझे मरना पड़ा। हालांकि मैं पहले से जानता था कि नेपाली का कत्ल हम लोगों का पीछा कर रहा है और हम लोगों को अच्छी तरह पहचानता है। इस सिलसिले में मुझसे जो गलती हुई कि सलीम से रिपोर्टर के भेस में मिला था, वो मुझे पहचान गया और उसने वापसी पर मुझसे हवाई राइफ़ल से फायर किया, लेकिन नाकाम रहा। उसने राइफ़ल प्रोफेसर के हाथ में थमा दी और ख़ुद गायब हो गया। प्रोफेसर के मुतालिक तो तुम जानते हो कि वो एक कुछ खपती सा इंसान वाक़ हुआ है। सलीम उसे अपना अलहकार बनाए हुए था। कई साल की बात है, जब प्रोफेसर यहाँ नहीं आया था तो अच्छा खासा था और वो इन दिनों एक तजर्बा कर रहा था। उसने चाँद का सफ़र करने के लिए गुब्बारा बनाया था। तजर्बा उसके लिए इसलिए कि उसने पहली बार अपने असिस्टेंट नईम को उस गुब्बारे में बिठाकर उड़ा दिया। शायद नईम गुब्बारे को उतारने की तदबीर भूल गया था या ये कि उसकी मशीन ख़राब हो गई थी। गुब्बारा फिर प्रोफेसर की दानिश में ज़मीन की जानिब न लौटा। हालांकि उसका ख्याल गलत था। नईम गुब्बारे समेत मदारस के एक गांव में जाकर गिरा। हालांकि उसे काफ़ी चोटें आई थी, लेकिन उसकी तीमारदारी और देखभाल की बिना पर गाँव वालों ने उसकी तीमारदारी और देखभाल की, जिसकी बिना पर वो बच गया। इस दौरान उसे एक बाजारी लड़की से इश्क हो गया और वो वहीं रह गया। प्रोफेसर इन सब बातों से नावाकिफ़ था। वो खुद को मुजरिम समझ रहा था। इस परेशानी में वो करीब करीब पागल हो गया। उसके बाद उसने शहर की सुकूनत तर्क कर दी और राजरूप नगर में आ गया। नईम ने उसे ख़त लिखे जो उसकी पुरानी क़यामगाह से फिरते फिराते यहाँ राजरूप नगर पहुँचे। वो खतूत किसी तरह सलीम के हाथ लग गए और इस तरह उससे वाक़यात का इल्म हो गया। अब उसने प्रोफेसर पर अपनी वाकफियत की धौंस जमा कर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। मुझे इन सब बातों का इल्म उस वक्त हुआ जब मैं मुझे इस सब का इल्म उस वक्त हुआ जब मैं एक रात चोरों की तरह
उसकी कोठी में दाखिल हुआ और सलीम के कमरे की तलाशी ली। नईम के लिखे हुए खतूत अचानक मिल गए। इस तरह मैं मामलात की तह तक पहुंच गया और उस वक्त मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मुझ पर गोली सलीम ने ही चलाई थी, क्योंकि प्रोफेसर तो उस राइफ़ल के इस्तेमाल से वाकिफ़ ना था। मैं कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तो बात थी मेरे मरने की। जब मैं सलीम और डॉक्टर तौसीफ़ से मिलकर वापस जा रहा था, सलीम ने रास्ते में धोखा देकर मुझे रोका और झाड़ियों की आड़ से मुझ पर गोलियां चलाने लगा। मैंने भी फायर करना शुरू कर दिए। इस दौरान मैं अचानक मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैंने तहैया कर लिया कि मुझे किसी न किसी तरह यह साबित करना चाहिए कि अब मेरा वजूद इस दुनिया में नहीं रहा, वरना होशियार मुजरिम हाथ आने से बच जाएगा। लिहाजा मैंने एक चीख मारी और भाग कर अपनी कार में आया और शहर की तरफ चल पड़ा। मैं सीधा अस्पताल पहुंचा और वहाँ कंपाउंड में मोटर से उतरते वक्त गश खाकर गिर पड़ा। लोगों ने मुझे अंदर पहुंचाया। मैंने डॉक्टर को अपनी सारी स्कीम से आगाह कर दिया और अपने चीफ को अंदर बुलवा भेजा। उसने भी सबको बताया और फिर वहाँ से मेरे जनाजे का इंतज़ाम शुरू हुआ। किस्मत मेरे साथ थी। उस दिन अस्पताल में एक लावारिस मरीज़ मर गया था। मेरे महकमे के लोग उसे स्ट्रेचर पर डालकर इस अच्छी तरह से ढांक कर मेरे घर ले आए। पड़ोसी और दूसरे जानने वाले उसे मेरी ही मैयत समझे। मेरी मौत की खबर उस दिन शाम के अखबारात में शाया हो गई। फिर मैंने उस रात हमीद को एक नेपाली के भेस में डॉक्टर तौसीफ़ के पास भेजा और उसे ताकीद कर दी कि मेरी राजरूप नगर में आमद के बारे में किसी से कुछ न कहे। लिहाजा ये बात छुपी न रही और उस दिन मैं राजरूप नगर गया। इस तरह सलीम धोखा खा गया। उसे इत्मीनान हो गया कि वो शुबा करने वाला अब इस दुनिया से चल बसा और अब वो नहायत आसानी के साथ अपना काम सर अंजाम दे सकेगा। मैं चाहता था कि मैं तुम्हें किसी तरह राजरूप नगर ले जाऊं। लिहाजा मैंने डॉक्टर तौसीफ़ से दोबारा कहलवा भेजा कि ज़रा जल्द अज जल्द तुम्हें राजरूप नगर ले जाएं। जब तुम वहाँ पहुँचे तो मैं साय की तरह तुम्हारे पीछे लगा रहा। तुम्हारी कार मैंने ही ख़राब की थी। मुझे ये मालूम था कि इस वक्त कोठी में कार मौजूद नहीं है, लिहाजा मैंने यकीन कर लिया कि तुम पैदल ही जाओगे। मुझे यकीन था कि सलीम तुम्हें नवाब साहब के ऑपरेशन से पहले ही ख़त्म करने की कोशिश करेगा। लिहाजा मैंने उसे मौका वारदात पर ही गिरफ्तार करने का सोचा और लेकिन उस कम वक्त ने वो हर बात इस्तेमाल किया जिसका मुझे गुमान तक न था। वाकई किस्मत के अच्छे थे कि सुई प्रोफेसर के हाथ से गिर गई, वरना तुम ख़त्म हो जाते और मुझे पता भी न चलता। उसके बाद तुम कस्बे में चले गए और मैंने एक माली के खाली झोपड़े में पनाह ले ली और वहीं बैठा प्लान बनाता रहा। ये तो मुझे तुम्हारी ज़ुबानी मालूम हो गया कि तुम शाम को पैदल ही आओगे। इस दौरान मुझे प्रोफेसर के बारे में कुछ और बातें मालूम हुई। मसलन एक तो ये कि वो कोकेन खाने का आदी है और गैर कानूनी तरीके पर उसे हासिल करना चाहता है। और भला देखो, बातों ही बातों में बहकता चला जा रहा हूँ। बाकी हालात बताने से क्या फ़ायदा, वो तो तुम जानते ही होगे। बहरहाल ये थी मेरी मरने की दास्तान। खुदा तुम्हारी मग़फ़िरत करे। डॉक्टर शौकत ने हंसते हुए कहा। तो फरीदी भाई, अब तो आपकी तरक्की हो जाएगी, दावत में हमें न भूलिएगा। नजमा ने मुस्कुरा कर कहा। मैं तरक्की कब चाहता हूँ? अगर तरक्की हो गई तब तो मुझे शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि इस सूरत में मुझे ऑफिस ही में बैठकर मक्खियाँ मारनी पड़ेंगी। फिर दिन भर मक्खियाँ मारने के बाद घर पर तो मुझसे मक्खियाँ ना मारी जाएंगी। तो इसका नतीजा ये होगा कि घर पर मक्खियाँ मारने के लिए मुझे एक अदद बीवी का इंतज़ाम करना पड़ेगा, जो मेरे बस का रोग नहीं। नजमा, शायद तुम ये नहीं जानती कि हमारे फरीदी साहब सुराग रसानी का शौक़ पूरा करने के लिए इस महकमे में आए हैं। डॉक्टर शौकत ने कहा। वरना ये काफ़ी खुददार और मालदार आदमी है और इतने कंजूस है कि खुदा की पनाह। अच्छा, ये तो मैं आज एक नई खबर सुन रहा हूँ कि मैं कंजूस हूँ। क्यों भाई, मैं कंजूस कैसे हूँ? शादी न करना कंजूसी नहीं तो और क्या है? नजमा ने कहा। अच्छा भाई हमीद, अब चलना चाहिए, वरना ये लोग कहीं सचमुच मेरी शादी ना करा दें। फरीदी ने उठते हुए कहा। अभी बैठिए ना, ऐसी क्या जल्दी है? नजमा बोली। नहीं बहन, अब मैं चलूँगा, कई ज़रूरी काम अभी तक अधूरे पड़े हैं। नजमा और शौकत दोनों कार तक उनको पहुँचाने के लिए आए। दोनों के चले जाने के बाद शौकत बोला, ऐसा हैरत अंगेज़ आदमी मेरी नज़र से नहीं गुजरा। पता नहीं पत्थर का बना है या लोहे का। मैंने आज तक इसे ये कहते नहीं सुना कि मैं आज बहुत थक गया हूँ। लो जी, इसके खिलाफ सर्जन हमीद बिल्कुल मुर्गी का बच्चा मालूम होता है। नजमा हंसकर बोली। क्यों? न जाने क्यों मुझे उसकी नाक देखकर मुर्गी के बच्चे याद आते हैं। बहरहाल आज खुश मिजाज है, आदमी खुश मिजाज है। अच्छा, आओ अब अंदर चलें, सर्दी तेज़ होती जा रही है। सो दैट इज़ तमाम शुद्ध ख़त्म शुद्ध, दी एंड हो गया जी। ये पहला एक था, क्या कहते हैं, एक पहला चैप्टर, सॉरी लास्ट चैप्टर था और पहला नावल था, जो कि हमने खुश असलूबी के साथ एंड कर लिया। और ये यूट्यूब पर पहला एक काम है जो मैंने खुश असलूबी के साथ एंड कर लिया है। भले इसकी बहुत सारी एपिसोड्स बन गई हैं, लेकिन इसे मैंने एंड किया और बड़ा अच्छा किया है। तो ठीक है जी, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक नेक्स्ट नॉवल के साथ। और वो नॉवल भी किन का होगा? द ग्रेट इब्न सफ़ी का होगा जी। Till then, do whatever you want to do, and goodbye.
अपना ख्याल रखिए। मैं दुआगो हूँ, आप भी मेरे लिए दुआगो रहिए और मैं भी आपके लिए दुआगो रहूँगा। और साथ में ये कि मेरा जो चैनल है, अगर मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपका चैनल मैं भी सब्सक्राइब करूँगा, मेरी वीडियो को आप देखेंगे तो आपकी वीडियो को मैं भी देखूँगा। दिस विल गो इन बोथ वेज। ओके, बाय बाय।